नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए उपस्थित हूँ एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके, जो क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस है और चैप्टर नंबर 6 है। और आज हम वीडियो का सेकेंड पार्ट आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बन चुका है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट के वीडियोज को नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के वीडियोज में भी बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल पॉइंट हमने डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है न्यायपालिका से संघर्ष। जी हाँ, ये जो श्रीमती इंदिरा गांधी का सरकार था ना, इनका न्यायपालिका के साथ ही नहीं बन रहा था, सुप्रीम कोर्ट के साथ इनकी अनबन हो रखी थी। क्योंकि जो भी ये फैसले लेती थी, अगर सुप्रीम कोर्ट को वो फैसले सही नहीं लगते थे तो उस पर रोक लगा देता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर था। सरकार ने जो क्या किया, मौलिक अधिकारों में कटौती, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनमें कटौती करने का सोचा। संपत्ति के अधिकार में काट छांट करने का सोचा, जो कि इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रियासतों के विलय के समय में कुछ रियासतों के मालिक को दिया था, उस संपत्ति के अधिकार में भी इन्होंने काट छांट करने का सोचा। साथ ही साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों के मौलिक अधिकारों पर ज्यादा सख्ती जैसे प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। अब इन्होंने जो बताया कि मैं अधिकारों में काट छांट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा सरकार है, संपत्ति रखने के अधिकार को मैं उलटफेर कर सकती हूँ, तो ऐसे व्यवस्था पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, निरस्त कर दिया, इनकी बातों को खत्म कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुन्नस में आ गई, उनको अपने ईगो हर्ट होने लगा उनका। तो उन्होंने क्या किया, उस समय जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज बनाने का एक नियम था। वो क्या था कि वहां के उस समय मौजूद जो सबसे एक्सपीरियंस्ड जजेस थे ना, उनमें से किसी एक को हम सबसे ऊपर ले आते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, सरकार ने JM सैलेट, KS हेगड़े तथा AN ग्रोवर की वरिष्ठता को अनदेखी कर दिया। ये जो 3 जजेस थे वो सबसे वरिष्ठ थे, लेकिन इनके वरिष्ठता को अनदेखा करते हुए उन्होंने AN रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की योजनाबद्ध नियुक्ति करना शुरू कर दिया, जबकि नियम यही था कि जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको हम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। लेकिन नहीं, इंदिरा गांधी का तो अनबन था, क्योंकि इंदिरा गांधी के जो कार्यक्रम थे, जो कार्य करना चाहती थी, जैसे मौलिक अधिकारों की कटौती, संपत्ति के अधिकार में काट छांट, तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया था। तो इन्होंने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को डिसाइड करके अपने हिसाब से AN रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा आपातकाल की घोषणा। देखिए, आपातकाल इमरजेंसी जो है ना, वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन था हमारे भारत देश के लिए। तो सबसे पहले इमरजेंसी को देखिए, 12 जून 1975 को इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है, जो अभी प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा के सदस्यता को निरस्त कर दिया। बोला कि ये असंवैधानिक तरीके से जीती हैं, इन्होंने अपने जीत में सरकारी कर्मचारियों का योगदान लिया है, जबकि ये गलत है। यदि आप चुनाव लड़ते हो तो आप उसमें सरकारी कर्मचारियों का चयन नहीं ले सकते, उनसे काम नहीं ले सकते, अपने फायदे के लिए सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कौन से न्यायाधीश थे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोक चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया, बोल दिया कि ये चुनाव सही तरीके से नहीं हुआ था। इसके बाद 24 जून 1975 को, अब तो इनकी मर्जी चलती थी ना सुप्रीम कोर्ट में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अपील के निर्णय आने तक इंदिरा गांधी सांसद तो बनी रहेगी, लेकिन मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेगी। मतलब देश के स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहेगी। इंदिरा गांधी जो है वो मंत्रिमंडल में भाग नहीं लेगी, मंत्रिमंडल में उनका कोई योगदान नहीं होगा। तो अब इंदिरा गांधी के ऊपर तो ये बहुत सारे लगाम आ गए। अब इन्होंने क्या किया, 25 जून 1975 को JP के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। आपको तो पता है ना कि JP नारायण कितने कदावर नेता थे,
कितनी पार्टियों का सपोर्ट था इस समय इनके पास, और छात्र संघ वो चाहे गुजरात का हो चाहे बिहार का हो, इनके लिए बिल्कुल खड़े थे। ऐसे में दिल्ली का एक रामलीला मैदान है जिसमें जेपी नारायण ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे उन्होंने सत्याग्रह करना शुरू कर दिया, और इनकी सबसे पहली मांग थी कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के कुर्सी से हटना चाहिए। यही जेपी नारायण का उस समय मांग था। इस तरह से 3 पॉइंटों को आपने देखा, आपातकाल के घोषणा होने से पहले क्या क्या कार्य चल रहे थे। अब आगे की स्लाइड में आप देखिए, जेपी नारायण ने सेना और सरकारी कर्मचारियों को अभी आग्रह किया। जेपी नारायण ने कहा कि सेना में जितने हमारे भाई बंधु हैं वो भी अपने कार्य को छोड़कर हमारे सत्याग्रह में आ जाएं, क्योंकि इस तरह की असंवैधानिक नीतियों को पालने की कोई जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस आपको असंवैधानिक नीति, गलत सलत तरीके से शासन चला रही है, इनके नीति को मानने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आओ। इसके अलावा इन्होंने सरकारी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उनको अभी आह्वान किया, सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है, जेपी नारायण ने कहा। अब सब ये सब देखते हुए इंदिरा गांधी ने क्या किया, 25 जून 1975 को मध्यरात्रि में ही, आधी रात में ही प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है, देश में यदि आंतरिक गड़बड़ी चल रही हो तो उस समय यह प्रावधान था कि अनुच्छेद 352 के तहत आप पूरे देश में आपातकाल इमरजेंसी लगा सकते हो। इन्होंने वैसा ही किया, राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति इस समय इनके चहेते थे। इन्होंने मध्यरात्रि में ही 25 जून 1975 को आधी रात में ही, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चला, इन्होंने कहा राष्ट्रपति जी से कि 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी को लेते हुए आप पूरे देश में आपातकाल लगा दो, इमरजेंसी लगा दो, आधी रात में। आगे की स्लाइड में देखते हैं आपातकाल के परिणाम। अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकालीन तो लगा दिया, इमरजेंसी लगा दिया, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए, तो उसके परिणाम में क्या हुआ, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सबसे बड़ी दुश्मनी इंदिरा गांधी को किससे थी, जेपी नारायण से थी, क्योंकि जेपी नारायण के साथ बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां और लोग थे, जनता था। जनता ने उन्हें हीरो बना दिया था, जेपी नारायण को। बहुत कदावर, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे ये। तो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाया और इसके बाद विपक्षी नेताओं को जेल में डलवा दिया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू कर दिया। प्रेस जो थे, जो पत्रकारिता का विभाग था, उन सब पर सेंसरशिप लगा दिया, रोक लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध, आरएसएस जो अभी आपने बड़ा नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवा समूह है, इस पे रोक लगा दिया। साथ ही साथ जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया इनको। धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दिया कि आप अब कभी कहीं भी धरना नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। जो आम जनता को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार मिले थे, वो किसी काम के नहीं रह गए। अब एक प्रकार से वो कैद में आ गए, क्योंकि ना वो पुलिस के पास जा सकते हैं, ना वो कोर्ट के पास जा सकते हैं, ना उनका न्याय हो सकता है, ना उनका कोई सुनने वाला। इस तरह से आपने देखा कि जब इमरजेंसी लगा हमारे देश में, तो आम इंसान का जो मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था, वो निष्प्रभावी हो गया, कोई काम का नहीं रह गया। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून के द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जितने भी इनके विपक्ष में कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया। अब इस समय कन्नड़ के लेखक थे शिवराम कारंत, और हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल के विरोध में क्या किया, इनको जो सम्मान मिला था ना देश से, इनको जो उपाधि मिला था, इन्होंने वापस कर दिया। कहा कि ये संविधान में नहीं है कि आप इमरजेंसी लगा दे और आम जनता के अधिकारों का हनन करें। इसलिए इन दोनों आदमियों ने जो पदवी सरकार से प्राप्त हुआ था वो वापस लौटा दिया। ये था आपातकालीन के परिणाम। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, इसके बाद आपातकालीन में और भी कुछ हुआ। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पूरे तानाशाही में संविधान में भी बहुत सारे संशोधन कर दिए। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, अनेक परिवर्तन किए गए। संविधान के साथ खूब छेड़छाड़ हुआ। पहले तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब जो प्रधानमंत्री हैं देश के, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनके चुनाव जीतने के बाद आप उनको अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये संविधान बना दिया।
मतलब कि आप अब जैसे भी जीतो, अगर आप एक बार जीत गए तो आप जीत गए, आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो विधायिका होता है उनका कार्यकाल 5 साल का था, जो इनके बाबूजी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था, उनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने बढ़ाकर 6 साल कर दिया। 5 साल से बढ़ाकर विधायिका का कार्यकाल 6 साल तक कर दिया। अब विधायक जो है वो 6 साल के बाद चुनाव लड़ते। इन्होंने कब किया, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में किया। अगला हम देखते हैं, आपातकाल पर विवाद भी हुआ। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। जो पक्ष में थे वो लोग कहते थे कि बार बार धरना प्रदर्शन हो रहा है, सामूहिक कार्यवाही, लोकतंत्र बाधित हो रही है, क्योंकि ये वो लोग थे जो श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी खान के साथ थे। तो अब क्या है कि बार बार इनका ये कहना था कि बार बार आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो जिससे लोकतांत्रिक कार्यक्रमों में बाधाएं आ रही है। वाह, मतलब गजब का तर्क है इनका। जो विपक्ष में थे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सरकार के विरोध, मतलब कि अगर आप लोकतंत्र है और जनता के मन में अशांति है अपने सरकार के प्रति, तो वो विरोध नहीं कर सकती क्या, वो खुलकर विरोध कर सकती है। तो ये सारे वो तर्क हैं जो पक्ष और विपक्ष ने दिया। पक्ष ने फिर कहा विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लिया जा रहा है, मतलब गैर संसदीय राजनीति का सहारा विरोधियों द्वारा लिया जा रहा है, मतलब जो एंटी पार्टी में है ना, जो विपक्षी दल हैं, वो गैर संसदीय प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ इन्होंने, विपक्ष वाले ने कहा विरोध आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। जितने भी विरोध हो रहे हैं वो अहिंसक हो, उसमें हिंसा ना हो और शांतिपूर्ण रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इमरजेंसी में ऐसा कुछ देखा नहीं गया, बहुत तकलीफों का सामना करना पूरे देश को, लोगों को एक तरह से समझिए कि 18 महीने तक जेल में रहना पड़ा, मतलब उनको कारावास में रहना पड़ा, गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ी। सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़चन पैदा करता है। पक्ष वाले ने कहा, जो आपातकाल के पक्ष में थे, जो इंदिरा गांधी के साइड थे, उन्होंने कहा कि आप सरकार के कार्यक्रमों में रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब काम करने में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, अब जो विपक्ष के थे उन्होंने कहा कि आप इस तरह से कानूनी दांव पेच को लेके पूरे भारत के जनता को कैद नहीं कर सकते। पक्ष और विपक्ष, इसमें ज्यादातर आप देखिएगा तो विपक्ष पार्टी जो थे वो ज्यादा सही थे। जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने सही कहा था, क्योंकि ये एक लोग और दो लोग की बात नहीं थी, ये पूरे भारत के जनता की बात थी, क्योंकि सभी को इन्होंने कैद कर दिया था। विपक्ष के नेता को जेल में डाल दिया जबरदस्ती। इस तरह से आपने आपातकाल पर विवाद देखा, पक्ष और विपक्ष की बातें देखी। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या आपातकाल जरूरी था? क्या ये जो इमरजेंसी जो लगी भारत देश में, जो इंदिरा गांधी ने लगाया, क्या यह जरूरी था? क्या इसे किसी और तरीके से समस्या का इसका समाधान नहीं निकल सकता था? संविधान में बड़े सादे ढंग से कह दिया कि अंदरूनी गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगाया गया। यह कारण काफी था आपातकाल लगाने के लिए। उस समय का जो मौजूदा सरकार था कांग्रेस का, उन्होंने कहा दिया कि हमारे यहाँ अंदरूनी गड़बड़ी है, अंदरूनी गड़बड़ी के कारण हम आपातकाल लगा रहे हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी गड़बड़ी के कारण पूरे देश को आप 18 महीने तक कैद कर दो? सरकार का कहना था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दल को चाहिए कि वो चुनी हुई सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार काम चलाना है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी सरकार चुनी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तानाशाह हो जाओ, आप मनमानी करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे विपक्षी पार्टी आपको सही कार्य करने का राय मशवरा हमेशा देगा। लेकिन उस समय का मौजूदा जो सरकार था कांग्रेस का, उन्हें विपक्षी पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो अपने हिसाब से पूरे देश को चलाना चाहते थे। वो जनता के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से, तानाशाही के हिसाब से देश को चलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को चाहिए वो कि जो सरकार में हैं उनके कार्यों में दखल अंदाजी न करे। ऐसा तो हो नहीं सकता है। सरकार का कहना था कि बार बार धरना प्रदर्शन, सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता, ऐसे में प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग होता है। सरकार ने क्या कहा कि आप बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, बार बार सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र का जो काम है वो दखल अंदाजी होता है, वो सही तरीके से विकास का काम नहीं कर पाते। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि ये हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे का स्लाइड कहता है, इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा था कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी और मुझे
गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि शाह आंदोलन के बारे में आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि शाह आंदोलन क्या था। इससे पहले मैं बता दूं कि जब शाह आंदोलन का बात आया है तब इंदिरा गांधी ने उनको चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पे लोग जो है वो मुझे पद से हटाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे शासन सत्ता से हटाने के लिए असंवैधानिक तरीकों का उपयोग कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हमारे देश के अंदर विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी। कुछ ऐसे ताकतें हैं जो इंदिरा गांधी को अड़चने डाल रही थी उनके कार्यक्रम को, उनके कामों को करने के तरीके में। ये सारी बातें उन्होंने शाह आयोग में लिखा था। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि शाह आयोग क्या है, तो अभी मैं आपको शाह आयोग के बारे में बताऊंगा। आगे की स्लाइड में चलते हैं। आपातकाल के दौरान किए गए कार्य, आपातकाल जो हुआ उसमें 20 सूत्री जो है, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भूमि सुधार लाया गया। इसके अलावा जमीनों का पुनः वितरण, फिर से जमीनों को बांटा गया। खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनः विचार, खेतीहर मजदूर जो गरीब किसान थे उनके मजदूरी पर उनको मजदूरों कितना मिलेगा, कितना पैसा उनको मिलेगा, इस पर विचार किया गया। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि जनता के भलाई के कार्य भी शामिल है। जब ये मतलब एक तरह से समझिए कि ये लॉकडाउन से भी बहुत बड़ा था। आपातकाल जो था एक कैद था, जेल था। इसके अंदर 20 सूत्री कार्यक्रम में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं जो आपको इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बता दूं कि विरोधियों को निवारक नजर बरी कानून के तहत बंदी बनाया गया था। जितने भी एंटी पार्टी में जो विपक्ष थे, जो सोनिया गांधी कह रहा हूं, सोनिया गांधी का नाम बार बार याद आता है क्योंकि अभी तो उनके कार्यभार सोनिया गांधी संभाल रही है ना, तो इंदिरा गांधी की बात करते हैं। इंदिरा गांधी जो है उस समय अपने विपक्ष में बैठे सभी लोगों को, विरोधियों को निवारक नजर बरी कानून के तहत जेल में डाल दिया, क्योंकि न विपक्ष रहेगा, न विरोधी रहेगा, न उनको काम करने में डिस्टर्ब होगा। मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। इनके कार्यक्रमों की सूचना कहीं पूरे देश में न फैल जाए, इसलिए इन्हें क्या किया कि जितने भी अखबार वाले दफ्तर थे उन सभी दफ्तरों का इन्होंने बिजली कटवा दिया ताकि अखबार ही न छपाई हो, देशों में खबर ही न जाए कि ये क्या कर रही है। बिल्कुल पूर्ण रूप से ये तानाशाह हो गई थी। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी जैसी समस्याएं को भी देखने को मिला। अच्छा, एक बात बताइए, आपातकाल में आप जबरदस्ती नसबंदी क्यों करना चाहते हैं? नसबंदी करने से क्या तात्पर्य है? और झुग्गी झोपड़ी हटा के आपने उन गरीबों को सड़कों पे ला दिया जो 2 वक्त के भोजन करके अपने झुग्गियों में आराम से चैन की नींद सोते थे, आप उन्हें घर से बेघर कर दिए। इसके अलावा आपने उन सभी को नसबंदी कर दिया जबरदस्ती, ताकि वो आगे अपने संतान की उत्पत्ति ना कर सके। ये सब चीजें आपको आपातकालीन के दौरान देखने को मिलेगा जो इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे की स्लाइड में चलते हैं। आपातकाल के सबक। अब आपातकाल जब हुआ, इमरजेंसी जब लगा, तो इसमें कुछ कमियां नजर आई पूरे भारत देश के लोगों को और हमारे चिंतकों को, अर्थशास्त्रियों को, कि ऐसा भी हो सकता है कि बार बार ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो ये चीजें तो बार बार हो सकती है ना। आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। क्या कमजोरियां हैं हमारे लोकतंत्र में, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट गया। हालांकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरी तानाशाही दिखाई, लेकिन हमारे देश से लोकतंत्र नहीं जा सकता, डेमोक्रेसी नहीं जा सकती है। अब वो चाहे तानाशाही लाने का तो तानाशाही नहीं आ सकता, राजशाही नहीं आ सकता, किसी एक व्यक्ति का डिक्टेटरशिप नहीं चल सकता हमारे यहाँ। उन्होंने हमारे देश के अंदर बहुत सारी कमजोरियों को देखा और उन कमजोरियों के ऊपर फिर उन्होंने काम किया है। भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है, यहाँ से आप डेमोक्रेसी नहीं हटा सकते। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने, जितने भी अदालत थे, व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई है। अदालतों को पता चल गया कि भाई साहब ऐसे में तो अदालत का कोई सुनता है, न पुलिस का सुनता है, न सेना का सुनता है, सिर्फ और सिर्फ सारा पावर जो है कहाँ चला जाता है? केंद्र सरकार के पास। आपातकाल में सारा पावर किसके पास? केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार का जो मर्जी होगा वो करेगा। तो अदालतों ने क्या किया, जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, पहले नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उसके फंडामेंटल राइट्स के लिए अदालतों ने तो अच्छे काम किए ही किए, साथ में आपको यहाँ पे दिखेगा कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कई सारे संगठन भी अस्तित्व में आए हैं, कई सारे ग्रुप, कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप भी अस्तित्व में आए हैं ताकि इनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। क्योंकि जिस प्रकार से आपातकाल में, इमरजेंसी में इनके
मर्यादाओं को भंग किया गया। अब वो सब समझ गए कि आगे भी ऐसा काम ना हो जाए, इसलिए इन्होंने बहुत सारे नियम कानून भी बनाए अदालतों के द्वारा, और कुछ सारे संगठन भी आ गए। ह्यूमन राइट्स वगैरह जो है, बहुत सारे संगठन है जो आपके अधिकारों को हनन होने से बचाता है। संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, आंतरिक अशांति मतलब आंतरिक अशांति, देश में अगर आपको अशांति लगे तो आप आपातकाल लगा दो, ऐसा प्रावधान था। लेकिन बाद में उसका संशोधन हो गया, उसको हटा के, आंतरिक अशांति को हटा के यहाँ पे क्या लिखा गया है, फिर सशस्त्र विद्रोह। यदि आप शस्त्र के साथ विद्रोह कर रहे हैं, पूरे देश में गोली बम बारूद चाकू लाठी सोटा डंडा के साथ अगर विद्रोह कर रहे हैं, तब जाके इमरजेंसी लगाया सकता है। वो भी डायरेक्ट नहीं लगाया सकता, कैसे लगाएगा? तो आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से लिखित में देगी। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में देगी, ऐसे नहीं कि जाएंगे प्रधानमंत्री और कहेंगे रातों रात भाई लगा दे, हमारा सरकार है हम देख लेंगे, और राष्ट्रपति भी ऐसे कि आधे रात में इमरजेंसी लगा दिए। अब जो है वो मंत्रिपरिषद लिख के राष्ट्रपति को देगा लिखित में, तब जाके आपातकाल लगाया जा सकता है। वो भी सिर्फ और सिर्फ आंतरिक अशांति से नहीं, सशस्त्र विद्रोह के साथ लगाया जा सकता है। अगर शस्त्र के साथ विद्रोह चल रहा है, तब जाके इमरजेंसी जैसी चीजें हमारे भारत में आएगी। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं आपातकाल के बाद क्या हुआ। जी साहब, आपातकाल के बाद भी बहुत कुछ हुए हैं, उसको भी देखते हैं। जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन कर दिया। विपक्षी पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया 1977 में। इसके अलावा कांग्रेसी नेता थे उस समय बाबू जगजीवन राम, इन्होंने भी एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम रखा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन बाद में जाके इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, बाबू जगजीवन राम ने ये जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाया था, इन्होंने इसका विलय कर दिया जनता दल पार्टी में, जो 1977 में विपक्षियों ने बनाया था। हालांकि ये कांग्रेस के नेता थे, लेकिन बाद में जाके जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनता पार्टी ने आपातकाल की जातियों को मुद्दा बनाकर चुनावों को उस पर जनमत संग्रह का रूप दिया। अब देखिए, जो विपक्षी थे उनको तो मौका मिल गया। आपातकाल में जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन था, और आम जनता भी विद्रोह कर रही थी, आम जनता भी पसंद नहीं कर रही थी इंदिरा गांधी को, और विपक्षी को तो मौका मिल गया। उन्होंने कहा देखा ना 18 महीने में इंदिरा गांधी ने तुम्हारे साथ क्या किया, जेल में डाल दिया, तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया, तुम्हें एक बेकार इंसान बना दिया। इस तरह से उन्होंने जनमत संग्रह किया, मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, लोग इनकी तरफ खूब आकर्षित हुए। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताता हूं 1977 का चुनाव हुआ। 1977 में पुनः चुनाव हुआ। चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 154 सीट मिली। बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हार गई, इतनी बुरी तरीके से जहां पे इसका सीट हुआ करता था 350, 360, 364, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 154 सीटें मिली। और मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे राज्य थे जहां पे इन्होंने खाता भी नहीं खोल पाए। अब देखिए, जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने 330 सीटें जीती। जो जनता पार्टी थी और उनके सहयोगी दल थे उनको टोटल 330 सीट मिला। आपातकाल का प्रभाव जो था, इमरजेंसी का प्रभाव था, उत्तर भारत में अधिक होने के कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में 9 के बराबर सीट मिली। उत्तर भारत में इमरजेंसी का ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। इस कारण से जब कांग्रेस चुनाव लड़ी तो उत्तर भारत में इसका मटिया मेट हो गया, सुपारा साफ हो गया, सीट ही नहीं मिली, बिल्कुल 9 के बराबर। और कांग्रेस यहाँ पे 1977 के चुनाव में बुरी तरीके से हार गई। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा, जनता पार्टी की सरकार आ गई, क्योंकि 1977 में इन्होंने 330 सीटें लेके जीत लिया था, इनकी सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चौधरी चरण सिंह एवं जगजीवन राम दोनों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया 1977 के चुनाव के बाद, और जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व एवं एक साझे कार्यक्रम के अभाव में यह सरकार जल्दी ही गिर गई। देखिए, सरकार तो इन्होंने एनटी पार्टी में होकर बना लिया था इंदिरा गांधी के, लेकिन इनके पास दिशा निर्देश नहीं था। सभी का दिमाग एक जैसा काम नहीं कर रहा था, कोई किसी चीज के ऊपर बात कर रहा था, कोई किसी चीज के ऊपर बात कर रहा था।
क्योंकि अकेले तो मोरारजी देसाई की पार्टी ने सरकार नहीं बनाई थी, या फिर जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई थी, ये तो कई सारी पार्टियों का मिली जुली सरकार था ना। तो सबका हाल वैसा ही हो गया जो आज मुंबई में शिवसेना का हो गया है। अब देखिए, इनकी सरकार ज्यादा दिन तक चली नहीं। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को करारी शिकस्त दी। अब देखिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जनता पार्टी की सरकार 18 महीने में ही गिर गई थी, 18 महीने में ही गिर गई। इसके बाद फिर से कांग्रेस के साथ चुनाव हुआ और इस बार कांग्रेस फिर से बहुमत ले आया। जनता को पता चल गया कि ये जो पार्टीज हैं ये सरकार चलाने में असमर्थ हैं। 18 महीने में सरकार गिर जाना और इतने दिग्गज नेता होने के साथ तो थोड़ी तो शर्म की बात होगी। कांग्रेस ने फिर से चुनाव किया 1980 में और 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को, मतलब जनता पार्टी के साथ जितने भी दल थे उन्हें हरा दिया। आगे की स्लाइड में चलते हैं। जनता पार्टी के कार्य, अब जब तक जनता पार्टी का सरकार था 18 महीने, तो इन्होंने क्या किया, शाह आयोग। मैंने आपको बताया था कि शाह आयोग हम आगे आपको बताएंगे। आइए हम जानते हैं अब शाह आयोग के बारे में। शाह आयोग क्या था, देखिए, तो 18 महीने तक इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। तो सबके अंदर तो भाई गुस्सा था। इन्होंने क्या किया, एक शाह आयोग का निर्माण किया। आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1977 में, याद रखिएगा, मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त की गई थी। इन सभी ने कहा कि इमरजेंसी क्यों लगाया गया, किसकी गड़बड़ी थी, देश में क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, इन सभी चीजों का जांच कीजिए। किसको बोला, तो ये थे सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। इन्हीं को यह कार्य दिया गया और इनका नाम था जेसी शाह, इसीलिए इसे हम शाह आयोग के नाम से जानते हैं। ध्यान समझिएगा, जेसी शाह इनका नाम था, इसीलिए इसे हम शाह आयोग के नाम से जानते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। शाह आयोग द्वारा दी गई जानकारी। अब शाह आयोग का जो गठन हुआ तो उन्होंने इमरजेंसी पे कौन कौन सी बातें बोली, अब उसे भी सुनिए। आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था, पूरे कांग्रेस को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, पूरे इनके मंत्रिमंडल को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप, तानाशाही और बेवकूफी श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की थी, जिसने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया था। तो यहाँ पे शाह जी ने कहा, जेसी शाह ने, कि आपातकाल की घोषणा का निर्णय केवल और केवल प्रधानमंत्री का था। समाचार पत्रों के कार्यालयों के बिजली काटना पूर्णतः अनुचित था। अगर इन्होंने जो समाचार पत्रिका के बिजली ऑफिसों का बिजली कटवा दिया, इसमें अनुचित काम किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की खूब बेइज्जती हुई थी। प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनेक विपक्षी राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। जैसे ही इन्होंने इमरजेंसी लगवाया तो नजरबंदी कानून के हिसाब से इन्होंने विपक्षियों को जेल में डाल दिया, सबको कैद कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी था, ये कानून का तरीका नहीं था, ये इंदिरा गांधी का पर्सनल तरीका था जो वो डिक्टेटरशिप या तानाशाही कर रही थी भारत के लोगों के साथ। मीसा को कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट का दुरुपयोग किया गया। मीसा का भी दुरुपयोग यहाँ पे देखने को मिलता है उस समय के इमरजेंसी के दौरान। कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर न होते हुए भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। किसने कहा, शाह ने। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर न होते हुए, आधिकारिक पद पे नहीं थे, किसी सरकारी पोस्ट पे नहीं थे, किसी राजनीतिक पद पे नहीं थे, फिर भी सरकारी कामों में दखलंदाजी कर रहे थे। शायद एनसीईआरटी को डर लगा होगा नाम लेने में, लेकिन मैं बताता हूं, संजय गांधी थे ये इंदिरा गांधी के खानदान से ही, जिन्होंने सरकारी पद पे न होने के बाद भी सरकारी कामकाजों में पूरा दखलंदाजी किया, पूरा घोटाला किया, पूरा पैसा लूटा है संजय गांधी ने। तो ये लाइनें थी कुछ जो शाह आयोग द्वारा दी गई थी रिपोर्ट के माध्यम से। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय हुआ। जब ये सब पूरा मटिया मेट हो गया ना, जब पूरा इमरजेंसी हो गया, लोगों के अधिकार का हनन हो गया, लोगों को कैद कर लिया, विपक्षी दलों को परेशान कर दिया गया, सरकार बनी, सरकार गिरी, फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद का बात बताता हूं। नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लोगों के संघ का उदय अक्टूबर 1976 में हुआ। एक संघ बना, एक ग्रुप बना 1976 के अक्टूबर में, जो नागरिक के अधिकार एवं स्वतंत्रता के बात करने के लिए बनाई गई थी। इन संगठनों ने न केवल आपातकाल बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा।
सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी और आपातकाल के लिए संगठन बात नहीं कर रहे थे। सामान्य परिस्थिति में नॉर्मली गांव देहात सरी गली मोहल्ला में भी यदि आपके साथ परेशानी होता है तो ये उनको बताते थे कि ये आपके मौलिक अधिकार हैं, ये आपके अधिकार हैं, इसके लिए आप लड़ सकते हैं, आप सतर्क रहें। लेकिन क्या हुआ, 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर, ये नाम बदल दिया गया, जो संघ 1976 में यहाँ पे अक्टूबर में बनाया गया था, इसका नाम रख दिया गया नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ। नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ रख दिया। इसके बाद क्या हुआ, गरीबी, सहभागिता, लोकतांत्रिकरण तथा निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्र संगठन के अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जब से ये इमरजेंसी हुआ, आपातकाल हुआ, तो बहुत सारे संगठन हमारे सामने आए जो आम लोगों के जीवन के जुड़ी हुई कई सारे हिस्सों पे काम करते थे। सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और मौलिक अधिकार के ऊपर ही काम नहीं करते थे, इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम करते थे और साथ ही साथ इन्हें इस तरह के इमरजेंसी और आपातकाल के समय में खुद के अपने हिस्से और हक के लिए लड़ने की बातें भी किया करते थे। इस तरह से आपने देखा इस चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स आए, बहुत सारे कमियां भी थी लोगों के अंदर। मैं तो ज्यादातर कमियां यहाँ के प्रधानमंत्री और उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी खान के बारे में ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती डिक्टेटरशिप और तानाशाही के कारण पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया, विपक्षियों को अंदर कर दिया, अखबारों का दफ्तरों का बिजली कटवा दिया, आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों की कटौती की, संविधान में बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया, हस्तक्षेप किया और खुद इनके खानदान के संजय गांधी ने किसी बिना आधिकारिक पोस्ट लिए हुए सरकार के काम में दखलंदाजी खूब किया, खूब हस्तक्षेप किया, क्योंकि इनका पूरा खानदान ही पूरे देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो इस तरह से इस चैप्टर का पूरा बवंडर मैंने आपको समझा दिया। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबके साथ फिर मैं रूबरू होऊंगा अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।